हेलो एवरीवन, आई होप दैट यू गाइस आर डूइंग वेल। अच्छा भाई, हमारे एक स्टूडेंट का एक और सवाल फ्रॉम द कोर्स ऑफ एफपीटी विद एन एसीसी, और क्वेश्चन कुछ हुए कि सर काइंडली एक्सप्लेन फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजॉर्निंग वाला कॉन्सेप्ट। बेसिकली अगर मैं आपको इसकी कोई बैकग्राउंड स्टोरी दूँ तो एफपीटी कोर्स के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि इट इज़ जस्ट लाइक योर नेशनल सब्जेक्ट। जैसे इंडिया में है तो आपने हिंदी पढ़ी, डिफरेंट राइटर्स पढ़े, इंग्लिश पढ़ी तो डिफरेंट राइटर्स पढ़े और उनकी पोइम्स पढ़ी, और व्हाट वाज दैट नॉलेज आपके कंट्री की नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, अब यहाँ पे विद इन द कोर्स ऑफ एसीसीए में हर बार ये चीज़ बताता चलता हूँ कि अपने स्टूडेंट्स को जब मैं कोर्स पढ़ा रहा होता हूँ दैट एसीसीए का एफपीटी आपने इस तरह से समझना है कि बीटी यानी कि एफबीटी प्लस एसबीएल प्रोफेशनल का एग्जाम, ये आपके बिजनेस की नॉलेज आपको समझाता है। जैसे आप पढ़ते थे हिंदी, उर्दू, इस तरह के टॉपिक्स पढ़ा करते थे, वैसे ही एफबीटी एंड एसबीएल है, दिस इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस। ठीक है, अब इसके अंदर आपको डिफरेंट राइटर्स मिलते हैं और वो हर एक राइटर अपनी अपनी बात बताता है। स्पेसिफिकली अगर मैं जाऊं टॉपिक नंबर 15 के अंदर फ्रॉम माय कोर्स, तो टॉपिक नंबर 15 में हम लोगों ने पढ़ा एक कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल एंड टीम्स का, जिसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट राइटर्स का पढ़ा और उन्होंने बताया कि टीम किस तरह से बनानी चाहिए, टीम में कौन सा बंदा इंक्लूड करना है, कौन सा नहीं करना। ठीक है, दोज हु आर माई स्टूडेंट्स एंड दोज हु आर इवन नॉट, मैं उनको भी ये बता देता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको ये समझाता है कि अगर आप अपने काम करने के लिए एक टीम बना रहे हैं, इफ यू आर मेकिंग अ टीम, तो एक राइटर कहता था कि आपने टीम इस तरह से बनानी है, दूसरा राइटर कहता था कि टीम में ये बंदे होनी चाहिए जिनमें ये कैपेबिलिटीज हो, कैपेसिटी हो। इसी तरह से एक राइटर का नाम था टकमैन। टकमैन ने ये तो नहीं बताया कि टीम के अंदर किस किस को इंक्लूड करना है, टकमैन ने एक नॉर्मल तरीके से बता दिया कि टीम जब बनना शुरू होती है तो वो किस तरह से बनती है। सो आंसरिंग द क्वेश्चन, टकमैन की थ्योरी है कि टीम का डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, टीम बनने के 5 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है फॉर्मिंग का। फॉर्मिंग अगर वर्ड से बताऊं तो फॉर्म होना, किसी चीज का बनना। टकमैन कहता है स्टेप नंबर 1 फॉर्मिंग के अंदर आप डिफरेंट इंडिविजुअल्स को पकड़ते हो और एक टीम बना देते हो जो कि काम करेगी। आप एक ऑफिस में बैठे हो, आपके पास एक प्रोजेक्ट आता है, प्रोजेक्ट के अंदर जो जो टीम लगानी, उन बंदों को कॉल करके बुलाया और बोला कि यू आर अ टीम और आपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने। दिस स्टेज इज फॉर्मिंग, क्योंकि आप एक टीम की शक्ल बना रहे हो, एक टीम बनाना शुरू कर रहे हो। जब वो टीम बन गई तो स्टेप नंबर 2 आएगा स्टॉर्मिंग का स्टेप। स्टॉर्मिंग का स्टेप कहता है कि स्टॉर्म आना मतलब कि तूफान आना, मतलब कि लड़ाई होना। टीम के अंदर अब लड़ाइयां शुरू होंगी क्योंकि वो लोग नए हैं, एक दूसरे को नहीं जानते, उनके बैकग्राउंड कल्चर्स डिफरेंट है, उनकी फैमिली का कल्चर डिफरेंट है। हो सकते है उसमें से एक इंग्लिशमैन हो, एक वेस्टर्न साइड से हो, एक ईस्टर्न साइड से हो, एक इंडिया से हो, एक पाकिस्तान से हो। सो देयर विल बी सम क्लैशेस बिटवीन द पर्सनैलिटीज ऑफ द टीम। उस टीम के अंदर थोड़े से क्लैशेस आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। ठीक है, ये वो स्टेज होगा जहां पे लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, स्टॉर्मिंग होगी, और इसलिए स्टेज को बोला गया स्टॉर्मिंग का स्टेज। अब टकमैन कहता है कि इस स्टेज पे आना टीम का बहुत जरूरी है, क्योंकि इस स्टेज से जो टीम गुजरती है वही कल को जाके हर एक प्रोजेक्ट को संभाल सकती है। क्योंकि आप अपने जब किसी के साथ लड़ते हो तो उसका वीकेस्ट पॉइंट क्या आपको पता चलता है, उसका हार्डेस्ट पॉइंट क्या आपको ये चीज पता चलती है। सो यू आर वेरी गुड एट नोइंग योर टीम मेंबर्स स्टॉर्मिंग स्टेज से गुजरने के बाद। अब टकमैन ये भी कहता है कि अक्सर दुनिया की जितनी भी टीम्स बनाई जाती हैं वो इस सेकंड स्टेज पे आके टूट जाती हैं। या तो स्टॉर्मिंग इतनी शदीद हो गई कि टीम टूट गई, और अगर स्टॉर्मिंग इतनी शदीद नहीं थी तो फिर लोगों ने एक दूसरे को जाना पहचाना, लड़ाई करके, दोस्ती करके, और उसके बाद वो क्या हो गए, नॉर्मलाइज हो गए, मतलब कि नेक्स्ट स्टेज आ गया और टीम नेक्स्ट स्टेज पे मूव कर गई। जो टीम स्टॉर्मिंग स्टेज से अगले स्टेज पे चली गई वो टीम होगी जो कि सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट होगी ईच अदर के। एंड द थर्ड स्टेप इज नॉर्मिंग का स्टेज। नॉर्मिंग के स्टेज को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो बाय वर्ड इसका मतलब आपके सामने बनता है। नॉर्मिंग का मतलब होता है नॉर्मलाइज होना चीजों का। स्टेज नंबर 2 के ऊपर स्टॉर्मिंग स्टेज था जब लड़ाई हो रही थी टीम्स की। स्टेज नंबर 3 के अंदर नॉर्मिंग स्टेज है, चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं, लोग एक दूसरे को जान चुके हैं, अब लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी, देयर विल बी नो मोर कॉन्फ्लिक्ट्स। वो टीम स्टॉर्मिंग स्टेज से गुजरने के बाद ये चीज अपने जहनों में लोग साइकोलॉजिकली बिठा चुके हैं उस टीम के, दैट हम लोगों ने अपनी हदों में रहना है, दिस इज माई बाउंड्री, ये हमारे रूल्स होंगे हमारी टीम के। वो लोग नॉर्मिंग स्टेज पे आके ये चीज डिसाइड कर चुके होंगे व्हाट विल बी द कल्चर ऑफ द टीम, व्हाट विल बी द रूल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द टीम, हर बंदे की क्या रिस्पांसिबिलिटी होगी। क्योंकि स्टॉर्मिंग स्टेज के ऊपर मैं और आप अगर बैठे हुए हैं, लेट्स सपोज हम दोनों की लीडर की कैपेबिलिटीज है, तो हम दोनों भी आपस में लड़ रहे होंगे कि इस टीम का लीडर मैं होना चाहिए या आप होना चाहिए। नॉर्मिंग स्टेज पे आते वक्त हम लोग डिसाइड कर चुके होंगे कि मैं लीडर हूं या आप हो, कल्चर कैसा होगा, रूल्स हर किसी के क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टीम के हर बंदे की क्या होंगी। सो द टीम
टीम इज नाउ मच डेवलप्ड देन द स्टॉर्मिंग स्टेज, नॉर्मिंग स्टेज के ऊपर आके, मतलब थर्ड स्टेप पे टीम नॉर्मलाइज होगी, कल्चर बन गया, रूल्स पता लग गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता लग गई, लीडर की एक शक्ल सामने आ गई। नाउ द टीम इज गोइंग टू परफॉर्म द टास्क। जिस चीज के लिए उस टीम को आपस में साथ लाया गया था, अब आएगा स्टेज नंबर 4, क्योंकि चीजें नॉर्मलाइज हो चुकी हैं। नाउ द स्टेज नंबर 4 अंडर द टकमैन्स थ्योरी इज द परफॉर्मिंग स्टेज। नेम से आपको समझ आती है कि टीम परफॉर्म करना शुरू कर देती है। जिस टास्क के लिए आप उसको लेकर आए थे, वो टास्क टीम परफॉर्म करना शुरू करेगी और बहुत अच्छे से परफॉर्म करना शुरू करेगी। जिस गोल के लिए आप उनको इकट्ठा किया था, वो गोल अचीव करना शुरू करेगी। दिस वॉज द फोर्थ एंड द लास्ट स्टेज टकमैन थ्योरी का। और यहां तक ये स्टेजेस खत्म हो जाते थे टकमैन की ओरिजिनल थ्योरी के अंदर। बाद में डिफरेंट राइटर्स ने डिफरेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के थ्रू ये चीज़ आइडेंटिफाई की कि टकमैन ने सिर्फ 4 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए थे, बल्कि रियल लाइफ में 5th स्टेप भी होता है। और ये 5th स्टेप डिवाइड किया गया 2 स्टेजेस के अंदर। 5th स्टेप कहता है कि दोनों में से एक काम होंगे, या तो होगा डॉर्मिंग स्टेज या तो होगा एडजॉर्निंग स्टेज। इन दोनों में से कोई एक काम होंगे। अगर तो एक टीम अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट कर चुकी है, अपने गोल्स को अचीव कर चुकी है और वो डॉर्मिंग स्टेज की तरफ मूव करती है, तो इसका मतलब ये है कि अब वो टीम इस चीज पे फोकस नहीं रखेगी कि हमें एक गोल अचीव करने के लिए टीम बनाया गया था। वो लोग आपस में इतनी जान पहचान रख चुके हैं कि नाउ उनके लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल से बढ़ के भी एक गोल होगा। और वो क्या गोल होगा कि अपनी टीम को किसी भी तरह इन लोगों को एक साथ रखो, ये अलग अलग नहीं होने चाहिए। मतलब डॉर्मिंग स्टेज में अगर टीम मूव करती है आफ्टर द परफॉर्मिंग स्टेज, तो वो स्टेज क्या होगा जहां पे टीम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देगी। फर्स्ट प्रायोरिटी चेंज होगी टुवर्ड्स द गोल कि अब हमने अपनी टीम को इकट्ठा रखना है किसी तरीके से। मतलब द गोल हैज नाउ शिफ्टेड फ्रॉम अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशंस गोल, और वो आ चुका है डॉर्मिंग स्टेज के ऊपर, यानी कि अचीविंग, मेकिंग श्योर कि टीम एक साथ रहे। ये था डॉर्मिंग स्टेज। परफॉर्मिंग स्टेज के बाद अगर डॉर्मिंग स्टेज पे ऑर्गेनाइजेशन आती है तो डॉर्मिंग वाला काम होगा। अगर तो टीम एडजॉर्निंग स्टेज पे जाती है तो फिर एडजॉर्निंग वाला काम होगा। व्हाट वाज दैट स्टेज? टीम अपने गोल को अचीव कर चुकी है। अब सीनियर लोग जो होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, वो टीम को तोड़ेंगे और लोगों को बोलेंगे वापस अपने अपने काम पे चले जाओ, बिकॉज द टीम रिक्वायर्स यू नो बिकॉज द टीम रिक्वायर्स यू नो मोर नाउ। मतलब कि इस वक्त इस टीम में अब लोगों की जरूरत नहीं है, इस टीम को तोड़ो और इस टीम को खत्म करो। बिकॉज जिस गोल के लिए टीम बनाई गई थी, जिस गोल के लिए वो टीम 4 स्टेजेस से गुजरी, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग स्टेज से, अब उसकी जरूरत नहीं है। अब आओगे आप एडजॉर्निंग स्टेज पे, डॉर्मिंग स्टेज पे भी नहीं आओगे। एडजॉर्निंग का दूसरा नाम है मॉर्निंग स्टेज का। टीम नाराज होगी, उनको खफा होगी, दे विल बी अपसेट बिकॉज द टीम इज बीइंग ब्रोकन अप नाउ, और वो लोग आपस में दोबारा से काम नहीं कर सकेंगे। दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ टीम अंडर द टकमैन्स थ्योरी। ठीक है, थैंक यू।